नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी है उस ऐतिहासिक लड़ाई की जिसने सदियों से दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों का अंत कर दिया। यह कहानी है भीमा कोरेगांव की लड़ाई की, जहां सिर्फ 500 महार दलित सैनिकों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मण सैनिकों को मात देकर दिखा दिया कि अन्याय चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, न्याय की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती है। हम सबसे पहले समझते हैं कि यह लड़ाई हुई क्यों। 1818 के समय में भारत में मराठा साम्राज्य तो था, पर असली सत्ता पेशवाओं के हाथ में थी। पेशवा चित्त पावन ब्राह्मण होते थे जिन्हें पेशवाई ब्राह्मण कहा जाता था। उनका शासन सिर्फ सत्ता नहीं था बल्कि एक जातिवादी सोच पर टिका हुआ था, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और दलित सबसे नीचे रखे जाते थे। यह वही समय था जब दलितों को इंसान नहीं बल्कि अशुद्ध समझा जाता था। पेशवाई ब्राह्मण कौन थे? ये वो लोग थे जो मराठा साम्राज्य का पूरा प्रशासन चलाते थे। वे खुद को जन्म से श्रेष्ठ मानते थे। सरकारी पद, सेना, धन, जमीन सब कुछ उनके नियंत्रण में रहता था। इस शासन ने सामाजिक बराबरी को कुचल दिया था। इसीलिए इतिहासकार पेशवाई शासन को भारत के इतिहास का सबसे जातिवादी राज कहते हैं। और उसी जातिवाद का सबसे ज्यादा शिकार होते थे दलित, खासकर महार समुदाय के लोग। दलितों पर पेशवाई शासन में किस तरह के अत्याचार होते थे, यह सुनकर भी दिल दहल जाता है। दलितों को गले में हांडी बांधने को मजबूर किया जाता था ताकि उनकी थूक जमीन पर न गिरे। कमर में झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उनके चलने से जमीन अशुद्ध न हो जाए। अगर उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए तो सजा मिलती थी। घोड़े पर चढ़ना तक अपराध माना जाता था। मंदिर, सड़कें, बाजार, हर जगह उनके लिए समान रूप से अपमान तय था। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, यह क्रूरता अमानवीय थी। इसी माहौल में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने महार समुदाय को वह सम्मान दिया जो पेशवाई शासन ने उनसे छीन लिया था। अंग्रेजों ने महारों को अपनी सेना में भर्ती किया, उन्हें वेतन दिया, प्रशिक्षण दिया और उनकी बहादुरी को पहचाना। पहली बार महार सैनिकों ने महसूस किया कि वे भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। यही सम्मान, यही पहचान, यही बराबरी आगे चलकर भीमा कोरेगांव की लड़ाई में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। अब आते हैं 1 जनवरी 1818 के उस ऐतिहासिक दिन पर। अंग्रेजों की एक छोटी सी टुकड़ी पुणे के पास कोरेगांव भीमा गांव में तैनात थी। यह टुकड़ी 834 सैनिकों की थी, जिनमें लगभग 500 महार दलित सैनिक शामिल थे। दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना खड़ी थी। 28,000 सैनिक, जिनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। हथियार, संख्या, संसाधन, हर चीज पेशवा की तरफ थी। लेकिन इतिहास में जीत हमेशा संख्या से नहीं होती, कभी कभी जीत दिल और जज्बे से होती है। लड़ाई शुरू हुई और दोनों सेनाएं आमने सामने आई। पेशवाई सेना को लगता था कि वे आसानी से अंग्रेजी टुकड़ी को रौंद देंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा, महार सैनिकों ने अपनी असली बहादुरी दिखानी शुरू किया। अंग्रेजों से मिले आधुनिक प्रशिक्षण की वजह से वे बलशाली, अनुशासित और रणनीतिक थे। उन्होंने नदी किनारे की ऊंची जगह से भयानक फायरिंग शुरू किया और पेशवाई सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया। पेशवाई सैनिकों का मनोबल टूटने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके सामने वही दलित खड़े थे जिन्हें वे परछाई पड़ने पर भी सजा देते थे। सदियों तक दबाए गए इन लोगों की आंखों में आज बदले की आग थी। यह आग पेशवाई सेना पर भारी पड़ी। महार सैनिकों की एक एक गोली, एक एक कदम में सदियों का दर्द भरा था। यह युद्ध सिर्फ अंग्रेजों की लड़ाई नहीं था, यह दलितों की आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। और यही बदला, यही जुनून, यही इतिहास बदलने वाली ताकत 500 महार सैनिकों को 28,000 पेशवाई सैनिकों से बड़ा बना गई। पेशवाओं की भारी सेना महारों के साहस के सामने टिक नहीं पाई। लड़ाई के अंत तक पेशवा बाजीराव द्वितीय मैदान छोड़कर भाग गया। पेशवाई का अंत हो गया और पहली बार दलित सैनिकों ने उस सत्ता को गिराया जिसने उन्हें सदियों तक गुलामी में रखा था। यह लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जीत भर नहीं थी, बल्कि इसका एक गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक महत्व था।
उस जमाने में पेशवाओं की सेना हिंदू धर्म की कट्टर और उच्च नीच वाली मान्यताओं में यकीन रखती थी। महार जैसे दलित समुदायों के साथ भेदभाव और छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ऐसे में जब महार सैनिकों ने पेशवाओं जैसे शक्तिशाली सामंतों को हराया तो इसे दलित समुदाय के लिए गौरव और सशक्तिकरण की एक मिसाल के तौर पर देखा जाने लगा। इस जीत को भारत में छुआछूत के खिलाफ पहली बड़ी जीत में से एक माना जाता है। इसीलिए आज भी हर साल 1 जनवरी को हजारों दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं ताकि उन बहादुर सैनिकों की शहादत को याद कर सके और जीत का जश्न मना सके। अब हम आते हैं 200 साल बाद यानी 2018 में हुई उस घटना पर जिसने इस ऐतिहासिक जगह को एक बार फिर से देश के सुर्खियों में ला दिया। वर्ष 2018 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं बरसी थी। इस मौके पर 31 दिसंबर 2017 से ही पूरे देश के हजारों की तादाद में लोग, खासतौर पर दलित समुदाय के लोग और कई प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा होने लगे थे। इस जलसे में शामिल होने के लिए लगभग 3 से 4 लाख लोग जमा हुए थे। यह एक शांतिपूर्ण जमावड़ा था जिसमें नारेबाजी हो रही थी, भाषण हो रहे थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे थे। लेकिन अचानक 1 जनवरी 2018 की शाम करीब 4:30 बजे सब कुछ बदल गया। अचानक हिंसा भड़क उठी। अभी तक जो भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आनंद ले रही थी, वहीं आपस में भिड़ने लगी। पत्थर फेंके जाने लगे, वाहनों और दुकानों में आग लगा दी गई। इस हिंसा में एक 28 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हिंसा ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और यह घटना एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद की शुरुआत बन गई। पुलिस ने इस हिंसा के लिए कुछ दलित और हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआती थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। हिंसा के ठीक 2 हफ्ते बाद 8 जनवरी 2018 को पुणे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई किया। पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में छापेमारी करके कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, बुद्धिजीवियों और कवियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप था कि इन लोगों ने भीमा कोरेगांव की सभा के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। पुलिस ने दावा किया कि ये सभी लोग एक बहुत बड़े माओवादी साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद देश की सरकार को उखाड़ फेंकना था। इन गिरफ्तार किए गए लोगों में सुधा भारद्वाज, वरवर राव, अरुण फरेरा, वर्गन गोंजाल्विस और गौतम नौलखा जैसे नाम शामिल थे, जो लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। पुलिस का कहना था कि उन्हें इन सभी लोगों के घरों और दफ्तरों से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इन पर आरोपों को सही साबित करते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ लैपटॉप और पेन ड्राइव मिले हैं जिनमें ऐसे ईमेल और दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि यह ग्रुप नक्सलवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ही भीमा कोरेगांव में हिंसा की योजना बनाई थी। पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर इन सभी लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया। यूएपीए एक बहुत ही सख्त कानून है जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके परिवारों और उनके वकीलों ने पुलिस के इन दावों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह पूरी तरह से एक फर्जी मामला है और सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने यह भी एलिगेशन आरोप लगाया कि पुलिस ने जो डिजिटल सबूत पेश किए हैं वह हैकिंग के जरिए प्लांट किए गए हैं, यानी वह असली नहीं है। उनका दावा था कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि दलित और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चूप कराया जा सके। इस तरह से यह मामला और भी उलझ गया। इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जनवरी 2020 में एक हैकर ने खुलासा किया कि उसने भीमा कोरेगांव केस के सबूतों के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे कुछ डिजिटल दस्तावेजों में हेराफेरी किया है। इस हैकर का नाम है
ओरोन एस्केरी, उसने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने एक सॉफ्टवेयर के जरिए उन लैपटॉप में मौजूद फाइलों को बदल दिया था जिन्हें पुलिस ने सबूत के तौर पर पेश किया था। उसने यह भी कहा कि उसने यह काम कुछ और लोगों के कहने पर किया था। इस खुलासे ने पूरे केस की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अगर सबूत ही फर्जी है तो फिर आरोपियों के खिलाफ केस कैसे चल सकता है। इस हैकर के खुलासे के बाद आरोपियों की तरफ से यह मांग और जोर पकड़ने लगी कि पुलिस जो डिजिटल सबूत पेश कर रही है उसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में दलील दिया कि इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके जवाब में पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और दावा किया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ और भी सबूत है, लेकिन इस पूरे विवाद ने केस की विश्वसनीयता पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया और मीडिया तथा सिविल सोसाइटी में इस मामले पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। अब हम इस केस के कानूनी सफर पर एक नजर डालते हैं। भीमा कोरेगांव केस की जांच शुरू में पुणे पुलिस के हाथ में थी, लेकिन जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया। एनआईए ने इस केस की जांच शुरू किया और आरोपियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान कई आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दिया। कुछ आरोपियों को निचली अदालतों ने जमानत दे दिया तो कुछ को नहीं मिली। यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अहम फैसले दिए। एक तरफ कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधारों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आरोपियों को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ज्यादातर आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल जल्दी पूरा होना चाहिए। इस समय यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इसका अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई में यह केस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर यह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने की एक कोशिश है। दूसरा सवाल यह है कि क्या यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है या फिर इसका इस्तेमाल लोगों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा सवाल डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता को लेकर है। क्या डिजिटल सबूतों पर भरोसा किया जा सकता है, खासकर तब जब उनके साथ छेड़छाड़ की आशंका हो। ये सभी सवाल आज भी बने हुए हैं और इस केस का अंतिम फैसला ही इन सवालों के जवाब दे पाएगा। अब हम इस केस के राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं। भीमा कोरेगांव का मामला सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दलों ने इस केस में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस केस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए कर रही है। उन्होंने इस केस को मानवाधिकारों पर हमला बताया है और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की है। दूसरी तरफ सरकार और सत्तारूढ़ दलों ने इस केस को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ा है और कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले ने सिविल सोसाइटी और मानवाधिकार संगठनों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ कुछ संगठनों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग निर्दोष हैं और उन्हें सिर्फ इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वे गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नक्सलवाद देश के लिए एक बड़ा खतरा है और अगर इन कार्यकर्ताओं का नक्सलवाद से कोई संबंध है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से यह केस समाज में एक बहस का मुद्दा बन गया है। इस केस का दलित समुदाय पर क्या असर पड़ा है, यह भी देखना जरूरी है कि भीमा कोरेगांव दलित समुदाय के लिए गौरव और संघर्ष का प्रतीक रहा है, लेकिन 2018 की हिंसा और उसके बाद की गिरफ्तारियों ने इस स्थान के प्रतीकात्मक महत्व को कुछ हद तक धूमिल कर दिया है। कई दलित नेता और संगठन इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने हिंसा की जांच ठीक से नहीं किया है और बिना सबूतों के दलित कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि यह केस दलित आवाजों को दबाने की एक साजिश है। हालांकि सरकार इससे
इनकार करती है और कहती है कि कानून सभी के लिए एक जैसा ही है। अब हम इस केस में शामिल कुछ प्रमुख आरोपियों के बारे में बात करेंगे जिनकी गिरफ्तारी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी है। इनमें से एक नाम है सुधा भारद्वाज का, जो एक मानवाधिकार वकील और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं। उन पर आरोप है कि वह नक्सलवादी संगठनों से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने में मदद किया है। लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि सुधा भारद्वाज ने हमेशा गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का काम किया है और उन पर लगे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक और प्रमुख आरोपी है वरवर राव, जो एक कवि और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। वरवर राव उम्र के 8वें दशक में है और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। उन पर आरोप है कि वह सीपीआई माओवादी पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने देश में हिंसा भड़काने की कोशिश किया है। लेकिन उनके परिवार और दोस्तों का कहना है कि वरवर राव हमेशा से शांति और मानवाधिकारों के पक्षधर रहे हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ देश भर में कई प्रदर्शन हुए हैं। इसी तरह गिरफ्तार किए गए लोगों में अरुण फरेरा भी शामिल हैं, जो एक बुजुर्ग वकील हैं और दलित अधिकारियों के लिए काम करते रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नक्सलवादी गतिविधियों को फंड और कानूनी मदद पहुंचाने का काम किया है। लेकिन उनके बचाव में यह कहा जा रहा है कि अरुण फरेरा ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया है और उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है, यानी उन पर लगे आरोप गलत है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी चिंता जताई है। अब हम इस केस में पेश किए गए डिजिटल सबूतों पर गहराई से नजर डालते हैं, क्योंकि यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। पुलिस का दावा है कि उसे आरोपियों के लैपटॉप और कंप्यूटर से कुछ ईमेल और लेटर मिले हैं जिसमें भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने की योजना का जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन दस्तावेजों में कुछ लोगों के नाम हैं और हिंसा की रूपरेखा बताई गई है। पुलिस ने इन दस्तावेजों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया है और कहा है कि यह साबित करते हैं कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। लेकिन आरोपियों की तरफ से इन सबूतों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में दलील दिया है कि ये डिजिटल सबूत हैकिंग के जरिए प्लांट किए गए हैं। उन्होंने हैकर आरोन एस्केरी के बयान का हवाला दिया है, जिसमें उसने कहा था कि उसने इन फाइलों को बनाया और उन्हें आरोपियों के कंप्यूटर में ट्रांसफर किया। आरोपियों की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस ने जो लैपटॉप सबूत के तौर पर पेश किए हैं उन्हें आरोपियों से जब्त नहीं किया गया था, बल्कि वह 2 महीने बाद कहीं और से लाए गए हैं। इससे इन सबूतों की विश्वसनीयता पे संदेह पैदा होता है। इस मामले में डिजिटल फॉरेंसिक की एक स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। आरोपियों का कहना है कि अगर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र लैब में इन सबूतों की जांच होगी तो पता चल जाएगा कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने इस मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट ने डिजिटल सबूतों की जांच के लिए कुछ शर्तें रखी है। यह लड़ाई अभी भी कोर्ट में जारी है और यह तय होना बाकी है कि आखिरकार इन डिजिटल सबूतों को कोर्ट कितना महत्व देगी। इस पूरे केस में मीडिया की भूमिका भी काफी चर्चा का विषय रहा है। शुरुआत में ज्यादातर मीडिया चैनलों ने पुलिस के संस्करण को ही प्रमुखता से दिखाया और आरोपियों को देशद्रोही बताया, लेकिन बाद में जब हैकर के खुलासे सामने आए और आरोपियों के बचाव में तर्क सामने आए तो कुछ मीडिया हाउसों ने इस केस के दूसरे पहलू को भी दिखाना शुरू किया। इससे मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। क्या मीडिया ने शुरू में ही आरोपियों को अपराधी साबित करने वाली खबरें चला दी? क्या मीडिया ने जल्दबाजी में कोई राय दे दी? ये सवाल आज भी रेलिवेंट है। सोशल मीडिया ने भी इस केस में एक अहम भूमिका निभाई है। आरोपियों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर उनकी रिहाई की मांग किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आरोपियों के खिलाफ मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर काफी गर्मा गर्म बहस हुई और कई बार यह बहस सही और गलत की जगह समर्थन और विरोध तक सीमित होकर रह गई। सोशल मीडिया ने एक तरफ जहां जागरूकता फैलाने का काम किया,
वहीं दूसरी तरफ इसने लोगों के बीच ध्रुवीकरण भी पैदा किया। अब हम इस केस के अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर बात करते हैं। भीमा कोरेगांव केस ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डाला है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस केस में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की स्थिति पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी भारत सरकार को एक पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यूपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इन अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और भारत की न्यायपालिका काफी मजबूत है जो इस मामले में न्याय करेगी। सरकार का कहना है कि कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू होता है और किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इस केस पर दुनिया भर में नजर रखी जा रही है और कोर्ट का फैसला न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनेगा। इस केस ने भारतीय कानून व्यवस्था के सामने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल तो यह है कि आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों जैसे यूएपीए का दायरा क्या होना चाहिए। क्या इन कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो सचमुच में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, या फिर इनका इस्तेमाल विरोध की आवाज को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक बहुत ही नाजुक सवाल है क्योंकि एक तरफ देश की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ नागरिक अधिकार है। दूसरा सवाल डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता और उनके इस्तेमाल को लेकर है। आज के डिजिटल युग में जहां हैकिंग और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, वहां कोर्ट कैसे यह तय करेगी कि कोई डिजिटल सबूत असली है या नकली। इसके लिए भारत में डिजिटल फॉरेंसिक की क्षमता को बढ़ाने और स्वतंत्र जांच एजेंसियों के गठन की जरूरत है। भीमा कोरेगांव केस ने इस मामले में एक मिसाल कायम किया है और भविष्य में इसी मामले के लिए एक रास्ता तैयार किया है। तीसरा सवाल न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर है। भीमा कोरेगांव केस को सुलझने में कई साल लग चुके हैं और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इस दौरान कई आरोपी जेल में बंद हैं और उनमें से कुछ बुजुर्ग हैं और बीमार भी हैं। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक इंसान को साबित होने तक इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्या जमानत के नियमों में ढील दी जानी चाहिए, खासकर तब जब सबूतों पर संदेह हो। अब हम इस केस के संभावित परिणामों पर एक नजर डालते हैं। भीमा कोरेगांव केस का अंतिम फैसला कई मायनों में अहम होगा। अगर कोर्ट आरोपियों को दोषी ठहराता है तो इससे सरकार की उस दलील को बल मिलेगी कि देश में एक बड़ी माओवादी साजिश चल रही थी। इससे यूएपीए जैसे कानूनों को और मजबूती मिलेगी और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्ती की जा सकेगी। लेकिन अगर आरोपी बरी हो जाते हैं तो इससे पुलिस और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पे सवाल उठेंगे और सरकार पर विरोधियों को दबाने का आरोप लगेगा। इस केस का समाज पर भी गहरा असर पड़ेगा। अगर आरोपी दोषी साबित होते हैं तो दलित और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों पर संदेह की नजर से देखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आरोपी बरी होते हैं तो यह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत होगी और सरकार की आलोचना करने वालों के मनोबल में इजाफा होगा। इसीलिए इस केस का फैसला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भीमा कोरेगांव का मामला एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी मामला है। इसमें इतिहास, राजनीति, कानून और सामाजिक न्याय के पहलू आपस में गुथे हुए हैं। एक तरफ जहां देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इस केस ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि लोकतंत्र में सरकार और नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, विरोध की आवाज को कितनी आजादी मिलनी चाहिए। इस केस से हमें एक और सबक मिलता है, वह है तथ्यों की अहमियत का। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर खबरें तेजी से फैलती है, वहां जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना खतरनाक हो सकता है। भीमा कोरेगांव केस में भी शुरू में कई लोगों ने आरोपियों को दोषी मान लिया था, लेकिन बाद में सच्चाई के नए पहलू सामने आए। इसीलिए जरूरी है कि हम तथ्यों का विश्लेषण करें और न्यायिक प्रक्रिया पर
भरोसा रखें। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और हमें इंतजार है कि आखिरकार सच्चाई सामने आएगी और न्याय होगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको इस जटिल मामले को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं।